तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं DFCCIL एग्ज़ाम एनालिसिस 23 अगस्त ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आज से आपका DFCCIL का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और ये एग्ज़ाम आपका 24-25 तारीख यानी कि आने वाले 2 दिनों में और चलेगा। और क्या होता है DFCCIL इसके बारे में जानेंगे। आज 23 अगस्त को ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में भी जानेंगे। और इससे पहले आप सभी को बधाई दे दूं कि दोस्तों आपका जो चंद्रयान है, अभी हाल ही में आपको पता होगा आज भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। 14 जुलाई को। कब किया था? 14 जुलाई को। और आज 23 अगस्त को दोस्तों चंद्रयान 3 6:04 पर सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया है। तो आप सभी को इसकी भी बधाई। और आने वाले दिनों में करंट अफेयर से संबंधित इससे क्वेश्चन भी बनेगा, तो याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आज हम DFCCIL एग्ज़ाम के एनालिसिस की तरफ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है, बहुत सारे जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं कि क्या होता है DFCCIL, क्या होता है DFCCIL का एग्ज़ाम। अगर बात कर लें एग्ज़ाम पैटर्न की दोस्तों, तो यहाँ पर DFCCIL एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ये यहाँ पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट पर किया जाता है। ठीक है, एक या दो दिन में, ठीक है, 1 या 2 दिन में चलता है और 3 सत्रों में लगभग इसका क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और परीक्षा की जो तिथि होती है वो दोस्तों 2 घंटे की अवधि होती है तथा CBT 2 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप के जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुल 120 प्रश्न देखने को मिलते हैं और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 की मार्किंग देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे परीक्षा में 4 विषय, आपके 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और संबंधित विषय यानी कि आपका मैथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। और DFCCIL किसके अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों भारत की एक जो रेलवे है, रेलवे की एक संस्था है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के एग्ज़ाम की। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पर DFCCIL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023, आज है 23 अगस्त। ऑल शिफ्ट के जो क्वेश्चन हुए लगभग 30 प्रश्न रहने वाले हैं और इस तरह से प्रश्न रहेंगे। इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाले जो 2 दिनों का एग्ज़ाम बचा हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज दोस्तों आपका पहला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। इस तरह से क्वेश्चन आया था और ये 4 एग्जैक्टली आपको ऑप्शन दिए गए थे, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिंधी हो जाएगा। देखिए अगर बात की जाए दोस्तों सिंधी भाषा की, तो ये आपकी 15वें संविधान संशोधन के तहत, यहाँ पर याद रखेंगे 21वें संविधान संशोधन के तहत 51th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये आपका 1967 में होता है। और दोस्तों जो सिंधी भाषा थी इसको भारतीय संविधान में 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। कौन सी? 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। इससे पहले जो भारतीय संविधान यानी कि जो मूल संविधान था उसमें केवल आपकी दोस्तों 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो 15वीं भाषा थी वो आपकी सिंधी बनी थी 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। इसके अतिरिक्त कुछ और भाषाएं हैं, जैसे आपकी याद रखेंगे आपका एक होता है 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 71वां जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ये होता है आपका 1992 में। और दोस्तों यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं जिन्हें हम शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से नमक कहते हैं, जिनमें से आपकी दोस्तों नेपाली, ठीक है, याद रखेंगे नेपाली। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपकी मणिपुरी, कौन सी? मणिपुरी। और इसके अतिरिक्त याद रखेंगे कोंकणी, ठीक है, कौन सी? कोंकणी। ये जो 3 भाषाएं थी ये आपकी 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाती हैं। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो दोस्तों आपकी कुल मिलाकर के 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल है। और जो 4 भाषाएं अन्य जोड़ी गई थी वो आपकी जोड़ी गई थी 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हुआ था आपका कब हुआ था? तो याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन आपका 2004 में होता है। और इस दौरान दोस्तों हम 4 भाषाएं जोड़ते हैं, जिनमें से आपकी एक भाषा थी बोडो, दूसरी भाषा थी दोस्तों डोंगरी, ठीक है, डोंगरी। इसके अलावा तीसरी भाषा थी मैथिली, कौन सी थी? मैथिली थी। इसके अलावा दोस्तों आपकी संथाली। यहाँ पर ये क्या कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी 92 संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं शामिल हैं। अगर मूल संविधान के बारे में पूछेगा तो बताना है 14 भाषाएं शामिल हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सिंधी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था COP 27 का आयोजन किस देश में किया गया। देखिए अगर बात कर लें COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 संख्या की, तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ था ये आपका हुआ था मिस्र में। कहाँ पर हुआ था? मिस्र में। और मिस्र में एक स्थान है जिसका नाम है शर्म अल शेख। क्या नाम है दोस्तों? शर्म अल शेख नामक स्थान है और मिस्र में इसका क्या हुआ था आपका दोस्तों? किया गया था आयोजन। ठीक है, मिस्र में किसका आयोजन किया गया था? तो आप कहेंगे COP 27 का। इसके अतिरिक्त अगर बात कर लें COP 27 की, इसका आयोजन कराता कौन है? तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे हम कहते हैं UNFCCC के द्वारा COP 27 की मेजबानी
वर्ष 2022 में मिस्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त COP 28 की मेजबानी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम UAE के नाम से जानते हैं, यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, अभी आने वाले दिनों में इसकी जो मेजबानी होगी वो की जाएगी। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे, अगर बात कर लेते हैं COP के बारे में, तो इसकी दोस्तों पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी की बर्लिन में आयोजित की गई थी। यदि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती है तो COP का आयोजन वॉन जर्मनी यानी कि सचिवालय में किया जाएगा। देखिए, जो ये आपका UNFCCC है, ये दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये आपका वॉन जर्मनी में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो COP की मीटिंग्स होती हैं, ये विभिन्न देशों के द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है कि हमारे यहाँ करवा दीजिए। तो इस प्रकार से यदि कोई देश इसमें प्रस्ताव नहीं देता है तो जो आपकी मीटिंग होगी वो आपकी इसके मुख्यालय में ही हो जाएगी। ठीक है, हालांकि बहुत सारे देश इसके लिए अप्लाई ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी भी करते जा रहे हैं। ठीक है, जब आने वाले दिनों में इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आयोजन था COP 27 का, इसका करवाता UNFCCC है और इसका आयोजन आपका मिस्र में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आज पूछा गया था कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगर बात कर लेते हैं भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में, तो दोस्तों ये नियुक्ति जो होती है ये आपकी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। और अगर बात कर लें दोस्तों, इसका जो संविधान में अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 के तहत भारतीय जो महान्यायवादी होगा यानी कि अटॉर्नी जनरल होगा, इसे हम शॉर्ट में AG कहते हैं, इसकी जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रपति होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसको भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो भारत के अटॉर्नी जनरल है यानी कि जो आपके महान्यायवादी हैं वो R वेंकटरमणी हैं। और दोस्तों इनको औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 2022 को अपना पद ग्रहण किया था। वर्तमान में R वेंकटरमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक भारत में कितने अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, तो कहेंगे सर 15 रह चुके हैं, और 16वें नंबर के जो बने हैं वो आपके R वेंकटरमणी बने हैं, और ये दूसरी बार बने हैं। ठीक है, दूसरी बार बने हैं, इसको भी याद रखेंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, भारत का प्रेसिडेंट करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जीवन जीने का अधिकार, क्वेश्चन था कि जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अगर बात कर लें जीवन जीने के अधिकार के बारे में, तो ये आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर कह रखा है कि जो भारतीय संविधान में जीवन जीने का अधिकार है वो भारतीय संविधान का एक मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह है कि दोस्तों जो कानून होगा, अगर दोस्तों किसी व्यक्ति को कानून सजा दे देता है और ऐसी सजा जो मौत की सजा हो, तो ये संविधान के अनुसार सही है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक दूसरे को मार रहा है, तो इसके तहत उसको क्या दिया जाएगी, उसको सजा दे दी जाएगी, या फिर उसको मरने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसको बचाने का सरकार पूर्ण प्रयास करेगी। इसे कहा जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा, जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। ठीक है, अगर बात कर लें भारत में सर्वाधिक वर्षा के बारे में, तो दोस्तों ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। किसके द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो इस प्रकार से भारत का एरिया है, यहाँ से केरल से होते हुए प्रवेश करता है और यही भारत में सर्वाधिक वर्षा कराता है। और यह भारत में काफ़ी जुलाई, अगस्त और सितंबर में बहुत ज़्यादा वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। कह रहा है इस दौरान थल का तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम हो जाता है और इसलिए हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं और यह नाम वायु भारत में मानसून के कारण है। ठीक है, याद रखेंगे। जो ये दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो हवाएं होती हैं, जब वायुदाब कम हो जाता है तो हवाएं क्या करती हैं, जल को ऊपर उठाकर थल की ओर चल देती हैं। ठीक है, और इस कारण भारत में क्या होता है, मानसून आता है और यहाँ पर वर्षा होती है। कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है, भारत में लगभग 70% वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा में होने वाली मौसमी हवाएं हैं जो दक्षिण पश्चिमी दिशा में अरब सागर से भारत की मुख्य भूमि की ओर बहती हैं। देखिए यहाँ पर आपका अरब सागर है और ये कहाँ पर, केरल से इस तरह से जाती हुई क्या करती हैं, मुख्य भूमि की ओर जाती हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अगर बात कर लें एस्चुअरी के निर्माण में,
तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, जो नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरती हैं, याद रखेंगे, जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो लगभग नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली लगभग नदियाँ क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब एग्जैक्टली तो ऑप्शन पता नहीं था कि कौन सी नदियाँ हैं, लेकिन इनमें से अगर बात की जाए, यहाँ पर देखिए नर्मदा के बारे में दे रखा है, ताप्ती के बारे में दे रखा है और सरस्वती के बारे में। नर्मदा, ताप्ती, सरस्वती और इसके अतिरिक्त जो भी नदी आपकी अरब सागर में गिरेगी, इस दिशा में गिरेगी, वो क्या करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल में समूह होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियाँ या झरने बहकर विलय होते हैं, जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है सीधी एक रेखा में, मान लीजिए यहाँ पर सागर है और यहाँ पर एक सीधी रेखा आती है नदी की, और सीधी रेखा में नदियाँ गिर जाती हैं। लेकिन यही इसके विपरीत जो बंगाल की खाड़ी में होता है, वहाँ पर मान लीजिए ये सागर है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अपने से गिरने से पहले बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो सीधी रेखा में आ जाती हैं। तो जो सीधी रेखा में गिरती हैं उसे एस्चुरी कहा जाता है, जबकि जो विभिन्न रेखाओं में विभाजित होकर के गिरती हैं उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है समय समय पर ज्वार भाटा टाइड आकर इसे पानी और उपस्थिति के अन्य ढीला मलबा बहाकर समुद्र की ओर खींच लेता है। ठीक है, जब भी नदी समुद्र के किनारे जाएगी तो वहाँ पर एकदम तेज़ी से बहुत स्पीड में जाकर गिरेगी, वही कह रहा है। ठीक है, इसका जो कारण होता है वो आपका ज्वार भाटा के आकार में इस पानी को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो नर्मदा, ताप्ती, सरस्वती और अरब सागर में गिरने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं जो आपकी क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि SLR क्या होता है। क्या पूछा था, SLR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो अगर बात करें SLR के बारे में, तो SLR होता है दोस्तों स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात इसको हिंदी में कहा जाता है। याद रखेंगे, यह वह दर है जिसके अनुसार बैंकों पर यह बाध्यकारी है कि वह इस दर के अनुसार कैश हमेशा अपने पास बनाए रखें। ठीक है, ये जो आपका SLR है, SLR इसलिए बाध्यकारी होता है जो आपकी विभिन्न बैंकें होती हैं, जैसे आपकी हो गई SBI। ठीक है, SBI है, BOB है। ठीक है, BOB है। इसके अलावा आपकी इंडियन बैंक है। ठीक है, ये सारी की सारी जो बैंकें होंगी ये अपने पास SLR के परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों अपने पास हमेशा पैसा रखेंगी, और ये जो दबाव होता है ये आपका RBI के द्वारा इनके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसे SLR या स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी ज़रूरत पर लेन देन को पूरा करने में किया जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों मायोपिया के बारे में, तो मायोपिया क्या होता है, तो याद रखेंगे इसे कहा जाता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। जो आपका मायोपिया होता है इसको दोस्तों कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और याद रखेंगे जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें क्या होता है, जो दोस्तों निकट की वस्तुएं होती हैं, जो निकट की वस्तुएं होती हैं निकट दृष्टि दोष में, ये आपकी क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती है। जो निकट की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं, ठीक है, याद रखेंगे जो दूर की वस्तुएं होंगी वो आपकी धुंधली हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, मायोपिया में पास की वस्तुएं अच्छी दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग कह रहा है मायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होने की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त शब्द मायोपिया है। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है इसी को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। जब वस्तुओं को अपने निकटता को यहाँ पर क्या लिखा है, जब वस्तुओं को अपने निकटता से देखा हटा है तो एक मायोपियक व्यक्ति के पास पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन दूर की वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो दूर की वस्तुएं हैं वो धुंधली दिखाई देगी, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं पास दिखाई देती हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। अगर बात कर लेते हैं कावेरी नदी के बारे में, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलने वाली नदी है आपकी कावेरी नदी। और अगर बात कर लेते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी के बारे में, तो ये दोस्तों आपकी कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। देखिए यहाँ पर कह रखा है कावेरी कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज से तल कावेरी नामक स्थान से निकलती है, जो समुद्र तल से लगभग 1341 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। और यहाँ पर लिखा कि यह मलियादुथुराई जिले के पूम पुहार से होकर समुद्र में पहुंच जाती है। यानी कि ये जो मलियादुथुराई जिला है दोस्तों ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में दोस्तों या आपकी ये कावेरी नदी आपकी तमिलनाडु में से होकर के समुद्र में विलय हो जाती है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपकी नदियों के बारे में याद रखना है आप लोगों को। एक गोदावरी नदी के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में, गोदावरी। और गोदावरी नदी है जो दोस्तों ये आपकी नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नासिक में एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, याद रखेंगे, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है, इसको याद रखना है।
इसके अतिरिक्त क्वेश्चन पूछेगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कृष्णा नदी से कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी की अगर दोस्तों बात की जाए, ये आपकी निकलती है कहाँ पर, ये आपकी निकलती है, कमेंट बॉक्स में छाप के आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है। तो अगर बात कर लें कृष्णा नदी के बारे में, तो दोस्तों ये आपकी निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है, याद रखेंगे, महाबलेश्वर। ये भी आपका महाराष्ट्र में ही पड़ता है और त्र्यंबकेश्वर भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, जबकि कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों अगर बात कर लें अगर सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र की, जो आपके एरिया के अकॉर्डिंग होगा, किसके अतिरिक्त, एरिया के अकॉर्डिंग होगा, इसको याद रखेंगे। एरिया के अकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो लद्दाख आपका लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो एरिया के अनुसार है। जबकि बात कर लें दोस्तों हम जनसंख्या के मामले में याद रखना है, देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश का मलकागिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 29,53,915 है, ठीक है। याद रखेंगे, जो आपका मलकागिरी है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो कह रहा है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। और दूसरी ओर याद रखेंगे, सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है ये दोस्तों आपका लक्षद्वीप है। यहाँ पर मात्र 47,972 मतदाता ही स्थित हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पौधे का उदाहरण है। तो एक लिंगी पौधे में बहुत सारे पौधे आ जाते हैं, जैसे आपका पपीता होता है। क्या होता है, याद रखेंगे दोस्तों, पपीता, एक मिनट, पपीता होता है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका खीरा होता है। क्या होता है, एक मिनट, ये क्या होता है, ये आपका खीरा होता है, ये भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपका क्या होता है, सहतूत होता है। क्या होता है, सहतूत होता है। तो बहुत सारे पौधे हैं जो एक लिंगी पौधे के उदाहरण हैं। अब इनमें से ऑप्शन क्या दिया गया था, इसको आप लोगों को लगाना है। अगर बात कर लें एक लिंगी पौधे के बारे में, तो कह रहा है एक लिंगी पुष्प उनमें से होते हैं जिनमें या तो आपके पुंकेसर यानी कि पुरुष जनन भाग या स्त्री केसर महिला जनन भाग होते हैं, लेकिन दोनों स्थित एक साथ नहीं होते। जो एक लिंगी पौधे होते हैं दोस्तों, इसमें केवल एक ही आपका जनन भाग होगा, या तो महिला या तो पुरुष, ठीक है। इनमें से दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। जबकि द्विलिंगी पौधों में दोनों भाग स्थित होते हैं। यहाँ पर क्या रखा है, दो लिंगी पौधे जो होते हैं उनमें दोनों भाग होते हैं, यानी कि पुरुष जनन भाग और यानी कि महिला जनन भाग दोनों स्थित होते हैं। आगे कह रहे हैं पुष्पों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं, वे क्रॉस परागण के माध्यम से जनन करते हैं। उदाहरण में पपीता, सहतूत और आपके ये खीरा हो गया, ठीक है। और भी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, परमाणु संख्या 19 कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो हमसे क्या पूछा था, परमाणु संख्या 29 पूछा था, सॉरी 19 नहीं था, 29 था। देखिए यहाँ पर अगर बात कर ली जाए 29 की, तो यहाँ पर आपके कुछ ब्लॉक दिखाई देते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक हैं आपके, इन ब्लॉक को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये ब्लॉक में आपका क्वेश्चन आता है कि कौन से ब्लॉक में 29 है। तो 29 देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और 29 पर होता है दोस्तों आपका कॉपर। और ये जो ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक में दोस्तों आपके इस तरह से होते हैं, S, P, D और F, ठीक है। ये आपके F है, ये S है, ये P है, और ये वाला D है, और ये वाला जो क्या है F है। तो SPDF ब्लॉक होते हैं, जो कि 4 पूरी आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। और दोस्तों इनमें से जो D ब्लॉक होता है, D ब्लॉक के अंतर्गत आता है आपका 29 यानी कि कॉपर। 21 से लेकर के 112, ठीक है। याद रखेंगे 21 से लेकर के 112, लेकिन बीच में आपके F ब्लॉक के तत्व भी इसमें आ जाते हैं, तो इनको हटा देना है, ठीक है। 21 से पहले 48 तक पूरे के पूरे होंगे, उसके बाद 72 से 80 तक होंगे, उसके बाद 104 से 112 तक। ये जो तत्व होते हैं ये सारे के सारे डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। जबकि एफ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले तत्वों को इस तरह से अलग से लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, जो एफ ब्लॉक के अंतर्गत जो तत्व हैं दोस्तों, इनको अलग से लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ये जो तत्व दे रखे हैं, ये वाले ये आपके अलग से लिखे गए हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो डी ब्लॉक के अंतर्गत आपका कौन आया है, CU आया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो अगर बात कर लें लेंस की क्षमता के मात्रक के बारे में, तो ये होता है दोस्तों डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। डायोप्टर आपका लेंस की क्षमता का क्या होता है, SI मात्रक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था। अगर बात कर लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में, तो भारत के एक मंत्री थे जिनका नाम था मोंटेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड। इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट भारत में बनाई थी, किस प्रकार से भारत का प्रशासन चल रहा है। तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट दोस्तों आपकी भेजी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश की संसद में भेजी गई। उसी आधार पर ब्रिटिश संसद ने
और ये जो रिपोर्ट थी याद रखेंगे ये 1917 में दोस्तों बनी थी। 1917 में बनी रिपोर्ट के आधार पर जो ब्रिटिश संसद थी उसके द्वारा 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे हम दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। 1917 में बनी रिपोर्ट के अनुसार किस किसने रिपोर्ट दी थी, तो एक भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू, जबकि वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। ठीक है, इसके आधार पर दोस्तों भारत में इन्होंने कहा था कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक ऐसी कमेटी आएगी जो भारत में चल रहे प्रशासन की जांच करेगी। ठीक है, और उसी के तहत पहली जो कमेटी आई थी ये आपकी साइमन कमीशन थी। कौन थी, साइमन कमीशन थी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। अगर बात कर लेते हैं गांधी इरविन समझौता के बारे में, तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931। कब हुआ था दोस्तों, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें महात्मा गांधी, वायसराय लॉर्ड इरविन, ठीक है, ने दोनों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर इस समझौते में कह रहा है इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। जो ये समझौता हुआ था इसमें वहाँ पर उस समय क्या चल रहा था, राउंड टेबल मीटिंग चल रही थी, यानी कि गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। तो यहाँ पर पहला सम्मेलन हो चुका था जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, इसलिए इरविन ने गांधी जी को मनाया और दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया था, इसने इनको मनाया था। और दोस्तों गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों का भी क्या किया था, इसने जो मतलब अपनाया था। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगें की थी, जिसमें गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगें थी वो मानी गई थी, लेकिन इरविन के द्वारा भी कुछ मांगें थी वो भी की गई थी, उसको कभी डिटेल से फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था इसके तहत। और दोस्तों क्या हुआ था, इसके तहत आपके आगे चलकर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मीटिंग्स हैं गांधी जी की, उनमें से एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो आपकी गांधी अम्बेडकर समझौता है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम पूना संधि के नाम से जानते हैं। दोस्तों 24 सितंबर 1932 को भारत के पूना यरबदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को संदर्भित करता है। इसे भीमराव अंबेडकर के दबे कुचले वर्गों के लिए और मदन मोहन मालवीय ने उच्च जाति के हिंदुओं के खाते के हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी ने मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार के खिलाफ विरोध के रूप में जेल में क्या कर दिया गया था दोस्तों, बंद कर दिया गया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब जो उस समय एक प्रधानमंत्री हुआ करता था इंग्लैंड का, जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, और रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था दोस्तों, 1909 के आधार पर भारत के दलितों को क्या देना चाह रहा था, पृथक निर्वाचन, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत देना चाह रहा था। तो उस पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे गांधी जी। जैसे ही गांधी जी ने विरोध किया, इनको पकड़कर यरबदा जेल में डाल दिया। लेकिन यरबदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया, और आमरण अनशन के तहत याद रखेंगे जो लोग जो आपके दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दोस्तों आपके गांधी जी के बीच एक संधि होती है, जिसमें गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने क्या किए थे, साइन किए थे, और दबे कुचले यानी कि जो दलित वर्ग थे उनके लिए दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने साइन किए थे। और इसके तहत जो सांप्रदायिक पंचायत था उसको भारत आने से रोक दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो अगर बात करें आम के वैज्ञानिक नाम की, तो ये होता है दोस्तों मेजिफेरा इंडिका। क्या होता है, मेजिफेरा इंडिका। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था DFCCIL की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए DFCCIL का एग्जाम हो रहा है और उसी की स्थापना के बारे में आपसे पूछा गया। ऐसा ना हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम तो देने जा रहे हैं उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, हालांकि आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो DFCCIL की स्थापना की अगर दोस्तों बात की जाए, इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2006 को भारत सरकार के द्वारा रेलवे विभाग की इस कंपनी के रूप में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे रेलवे विभाग की कंपनी के रूप में इसकी स्थापना होती है 30 अक्टूबर 2006 को। कह रहा है DFCCIL को भारत सरकार के द्वारा एक सरकारी कंपनी के रूप में नामित किया गया। भारत का रेल मंत्रालय उद्यम एवं समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की योजना के विकास और वित्तीय संसाधनों को जुटाने तथा निर्माण, रखरखाव एवं संचालन करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, जो यानी कि वित्तीय संसाधन जो रेलवे के होंगे, उनके अलावा रेलवे का विकास, रेलवे किस तरह की योजनाओं पर कार्य कर रहा है, या फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है रेलवे में किस प्रकार का निर्माण कार्य करना है, या रखरखाव करना है, या संचालन करना है, इसका जो पूरा का पूरा कार्य होता है वो दोस्तों DFCCIL करता है। कौन करता है, DFCCIL। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन था, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था भारत में रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों भारत के सबसे बड़े रेलवे जोन के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। क्या हो जाएगा, जो आपका
नॉर्दर्न रेलवे है ये आपका दोस्तों क्या है, ये याद रखेंगे, नॉर्दर्न रेलवे ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। और अगर बात करें भारत के रेलवे जोनों में तो कुल मिलाकर यहाँ पर 18 संख्या में आपके रेलवे जोन स्थित है, यानी कि भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, जिनमें से अगर आपका नवीनतम पूछेगा, क्या पूछेगा, नवीनतम, अगर नवीनतम पूछेगा तो दोस्तों आपको बताना है नवीनतम रेलवे जोन जो 18वें नंबर का है ये आपका विशाखापट्टनम है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे विशाखापट्टनम ये नवीनतम आपका क्या है दोस्तों, ये आपका नवीनतम रेलवे जोन है। और अगर बात कर लें उत्तर रेलवे को भारत का कवर किए जाने के कारण इसकी लगभग जो लेंथ है आपकी 6807 किलोमीटर के संदर्भ में सबसे बड़ा जोन जो 18 में से सबसे बड़ा है, औपचारिक रूप से 1952 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर रेलवे जो है 1952 में स्थापना हुई थी इसकी, और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। और अगर बात कर लें भारत में रेलवे जोनों की संख्या के बारे में तो वर्तमान में 11 रेलवे जोन है और नवीनतम 18 रेलवे जोन है और नवीनतम आपका विशाखापट्टनम है। इसके अतिरिक्त इन्हीं 18 रेलवे जोन में से आपका एक कोलकाता मेट्रो भी है, याद रखना है, कोलकाता मेट्रो याद रखेंगे, ये भी एक नया जोन बना दिया गया है, क्या नाम है इसका, कोलकाता मेट्रो, ये भी याद रखना है, इन्हीं 18 में से शामिल है। ठीक है, तो 17 रेलवे जोन होंगे, एक आपका मेट्रो जोन, कुल मिलाकर के 18 रेलवे जोन, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। अगर बात कर लेते हैं रेलवे स्टाफ कॉलेज के बारे में, जहाँ पर दोस्तों रेलवे के विभिन्न कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे रेलवे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बड़ौदा में, याद रखेंगे रेलवे के द्वारा बड़ौदा में एक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई थी, और यह बड़ौदा में लाल बाग में प्रताप विलास पैलेस के 55 एकड़ परिसर में स्थित है, यानी कि जो इसका नाम है, क्या नाम है, प्रताप विलास पैलेस। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा विधि अधिकारियों से लेकर प्रबंधकों तक के सभी रैंकों के भारतीय रेलवे अधिकारियों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सभी लोगों की ट्रेनिंग होती है जो भी रेलवे में कार्य करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार होता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए दोस्तों आपके सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम H2SO4 कहते हैं या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 अम्ल राज्य इसे कहा जाता है। ये दोनों जब मिलकर के आपके वर्षा के साथ बरस जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जब सीजन की पहली वर्षा होती है तो उसमें आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों के दोनों एक साथ बरसते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, याद रखेंगे वह वर्षा जिसमें सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों ही ऑक्सीजन और जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे उसे अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सामान्य वर्षा जल का pH मान 5 से 6 होता है, लेकिन जो अम्लीय वर्षा होती है इस वर्षा का pH मान क्या होता है, 5.6 होता है। ठीक है, याद रखेंगे 5.6 होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए कोई तत्व है, मान लीजिए कोई तत्व है उसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे ऑक्सीकरण कहते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन खोने की जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण कहलाती है, जब कमी उन्हें प्राप्त करने के लिए की गई प्रक्रिया हो। ठीक है, जबकि कमी में उन्हें प्राप्त करने के लिए की गई प्रक्रिया है, याद रखेंगे। और कह रहा है दोस्तों जब भी, यहाँ पर देखिए आपको समझ में यदि नहीं आ रहा है, कह रहा है जब भी कमी होने से उन्हें प्राप्त, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो जो प्राप्त अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, कह रहा है कोई भी रसायन जिसके कारण दूसरे रसायन इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाते हैं उसे ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण एजेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, लाइक करना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। ठीक है, इस प्रकार के आने वाले दिनों में 2 दिनों का जो एग्जाम रह गया है उसके भी एनालिसिस लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नई क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।